जी, हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन जो है हमारा सिलेबस है इग्नू का, उसका हम आज क्लास ले रहे हैं। हमने अब तक 17 क्लासेस कुछ कर लिए हैं ना? जी, यस सर। जी, जी। तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास है ये, BEVAE 181। ये सब्जेक्ट जिनके पास विषय है वो आज की क्लास को ज्वाइन करेंगे। अब हम पढ़ना इतना स्टार्ट करेंगे। पर्यावरण अध्ययन BEVAE 181 अपना ये इग्नू का सिलेबस है। आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से लेंगे और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई बात है, आप उसको कमेंट में जरूर उसको बताएंगे। ठीक है जी। तो अभी मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो अभी शिवानी जी आप बताएंगे कि हमने पर्यावरण अध्ययन का जब हम ये कर रहे थे तो हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें। हमने जल एवं थल संसाधन के विषय में पढ़ा था। ठीक है जी। यस सर। जी, जी। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था वो आपने बताना है। कि प्रस्तावना पढ़ा था, संभावित, ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो हम जरा सा एक रिकैप कर ले। नवीकरणीय जल संसाधन के विषय में पढ़ा था कि जो जल संसाधन है वो हमारे जीवन के लिए किस प्रकार से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। कई मानव जातियों का जो है सभ्यता जो लुप्त हो रही है, प्रजातियां जल के ना होने के कारण सतह पर अच्छे, वो जो पृथ्वी की सतह है उस पर जल तो है 70%, लेकिन जो जल पीने योग्य पर जल है वो जो वो 70% है वो पीने योग्य नहीं है पानी। बिल्कुल जी बिल्कुल। ठीक है, इस प्रकार से हमने पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था जल के प्रकार और जल संरक्षण भी पढ़ा था, है ना। हमने पढ़ा था कि शहरों के अंदर जल स्रोतों का निर्मीकरण, बाढ़ और सूखा भी पढ़ा था। इतना जल होने के बाद भी हम बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं या फिर सूखे से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है। यस जल सर। संचयन के उपाय पढ़ा था कि हमने जल संचयन करना है किस प्रकार से। और हमने देखा था कि जल संचयन क्या होता है हमारा, हम किस प्रकार से अपने घरों में और अन्य अन्य जगहों सभी पर को हम। बचाने के लिए। जी, 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 बिल्कुल। तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। यस सर, जैसे वर्षा का जल इकट्ठा करके उसका यूज कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। और बताइए। और सर जो बाढ़ का जो पानी रहता है उसको भी कलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये शहरों में हम इस प्रकार से कर सकते हैं। और गाँव में भी कुछ उपाय हैं क्या? गाँव में भी हम कर सकते हैं कुछ उपाय। सर गांव में बांध बना के कर सकते हैं। और गाँव में तालाब भी बनते हैं ना। छोड़ना। सर तो क्या? हम गाँव में हम तालाब बनाते हैं जिससे हम वर्षा का जल यस। इसलिए करते हैं, सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें दिखाता हूँ कुछ। ठीक है। छतों से वाहित जल को इकट्ठा करना। जी, ये देखिए। आप इसमें देख पा रहे हैं शिवानी जी, आप बताइए जल का संरक्षण क्या हो रहा है, तालाब बना के किया जा रहा है। सुन पा रहे हैं आप? यस सर। जी। तो एक ताल और 100 पुत्र, मतलब है कि गांव में भी हम क्या कर सकते हैं, जल को संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। वर्षा जल को बनाकर। तालाब बनाकर, कुआं बनाकर। हाँ, इस प्रकार से, क्योंकि हम वो लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं हम अपना पंप और ट्यूबवेल लगाते हैं, उसमें अधिक खर्चा होता है। इस प्रकार से वर्षा जल को संरक्षण कर सकते हैं और हम उससे सिंचाई का और प्रयोग कर खेती सकते हैं। सिंचाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, उस प्रकार से वहां पे दिखाया गया है किस प्रकार से विधि है। हमने जैसे शहरों में तो हम घरों में और आदियों में टंकियां बना करके और इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन गाँव में किस प्रकार कर सकते हैं बताइए। तालाब बना करके। गाँव ठीक है। में हम तालाब बना के कर सकते हैं और बांध बना के कर सकते हैं। जी, जी, जी। ठीक है। जिससे क्या होगा, जब वर्षा अधिक होगी या तो उसका दुरुपयोग नहीं होगा, मतलब हमारे खेत नष्ट नहीं होंगे, वो सारे पानी तालाब में आ जाएगा और बाढ़ नहीं आएगी अगर हम नदियों को सही उपयोग कर लेंगे। लेकिन जब सूखा पड़ेगा तब हम उसका उपयोग इस प्रकार से 3 मीटर गहराई और ऐसे से जैसे बताया गया है वैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। और ये आपके बारे में कुछ बताया गया है कि कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में बने तालाब की लागत 68 रुपए आती है ना। तो ये बताया गया है कि कितना सस्ता है ये, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्षा होती है और उसके बाद भी जैसे हमने पढ़ा था अभी, पर्यावरण अध्ययन का हम पढ़ रहे हैं, तो ये बताया गया था कि कितना हमें कई जगह सूखाग्रस्त हो जाता है और कई जगह हमें बाढ़ग्रस्त हो जाता है। ठीक है जी। यस सर। जी।
ये सारा आपने अपनी किताब में भी पढ़ा है, अपनी इग्नू का जो हम पर्यावरण अध्ययन की किताब पढ़ रहे थे उसमें हमने सारी चीज पढ़ी है। ठीक है। यस सर। जी। तो ये सारी इसमें बातें बताई गई हैं कि हमने इस प्रकार से जल का संरक्षण गाँव के अंदर भी हम कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। जी। तो जल संरक्षण के उपाय जो आप इसमें है ना, छतों में वाही जल कैचमेंट जल संग्रहण बनाना, तालाबों और जलाशयों, ये पढ़ा आपने तीसरा पॉइंट क्या था, लिखा है क्या लिखा है, तालाबों और जलाशयों में स्थानीय सरिताओं की बाढ़ मौसमी जल को एकत्रित करना, वो ये था। ठीक है। कैचमेंट समझ में आ गया आपको शिवानी जी? सर ये कैचमेंट का समझ में नहीं आया। वो भी उसी प्रकार से होता है कि मतलब जो वर्षा जल को जो है ना, हम बहाव को ना करके उनको कैच करके हम रखते हैं और अपने अन्य कामों में लेके आते हैं। ठीक है। जल भर प्रबंधन के द्वारा जल संरक्षण करना, तो ये सब अलग अलग तरीके होते हैं जिसके द्वारा हम जलों का संरक्षण कर लेते हैं। ठीक है। पेयजल का प्रदान, ये देखो इन तकनीकों के द्वारा जो क्या क्या काम कर सकते हैं वो देखिए, पेयजल प्रदान कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, भूजल को पुनर्भरण कर सकते हैं, बाढ़ के पानी का विसर्जन, शहरी बाढ़ और वाहित मल सीवेज, जो आपने बताया ना कि बांध बना करके हम अधिक वर्षा हुई या अधिक ज्यादा पानी आ जाता है तो उसका हम इस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल के आने को कम कर सकते हैं। ठीक है। ये आपने यहाँ तक देखा, स्थानीय ने ये प्रकार की सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फिर हमने क्या ये पढ़ लिया था हमने, अपना जल संरक्षण जल संसाधन पढ़ लिया था हमने, फिर थल संसाधन पढ़ना था, ये वन संसाधन पढ़ना था। ठीक है शिवानी जी? यस सर। जी। तो आपने ये देखा था वन एक संसाधन के रूप में वन भी हमारे लिए कितना उपयोगी है, और ये सब चीज वनों के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन वनों के विलुप्त भी हो रहे हैं वन, है ना, ये सब भी हमने देखा था। अधिक जनसंख्या होने के कारण हम्म। और औद्योगिक विकास होने के कारण, हाँ। फैक्ट्रियां बनने के कारण। वेरी गुड। और बताओ जल का इसका महत्व बताओ कि सामाजिक सांस्कृतिक महत्व है या हमारे लिए किस प्रकार से कितना महत्व है ये? सांस्कृतिक महत्व में यही होता है कि पहले हम वनों की पूजा करते थे। हाँ, हम पेड़ पौधों की सबकी पूजा करते थे। वेरी गुड। है ना, हम उसको बहुत महत्व देते हैं, उनमें जीवन होता है, हम बहुत पहले से मानते हैं कि वनों में क्या होता है, जीवन होता है जीवन ऐसे, होता है। है ना, जंगलों में आदियों में जीवन होता है। ठीक है। यस सर। और सर जैसे कि वो लोहड़ी वोड़ी मनाते हैं खेती काटने से पहले, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसका भी मतलब सांस्कृतिक अपने महत्व पौधे होता पौधे भी है। काटने से पहले। लेकिन ये देखो ना कि हम वनों का विनाश, जो बड़े बड़े जंगल है, जैसे आपने अभी हमने पढ़ा था वन संसाधन के विषय में, लकड़ियां, हमें दवाई, कितनी सारी चीजें हमें उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वनों में रहने वाले कितने लोग परेशान हो रहे हैं, है ना, जो वनों में जो मुख्य रूप से मूल रूप से जो रहने वाले जंतु हैं, पादप हैं, है ना, जब हम उनको हम काटेंगे और अलग तरीके से हम बड़े बड़े ग्राउंड और बहुत सारी चीजें बनाएंगे तो उनको प्रभावित होंगे, वो नहीं होंगे? होंगे। जी जी बिल्कुल। तो हमें उनको संरक्षण भी करना है वनों को, जैसे हमने बताया था कि कई सारे हमने क्या बनाए हैं, पार्क और नेशनल पार्क और ये सब चीजें बनाई हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, उनका संरक्षण भी कर रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? एक सेकंड रुको, मैं इस पे भी एक आपको कुछ दिखाता हूँ कि जंगलों को किस प्रकार से हम ये, हमारे लिए फॉरेस्ट भी कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसको भी हम समझते हैं। पर्यावरण अध्ययन का विषय। हाँ, वृक्ष बोलिए। वर्षा करवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वन वन तो और हमारे लिए। बाढ़ को भी नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। जी जी बिल्कुल। और बताइए। और जब जंगलों की बात होती है तो आपने जंगल देखे होंगे, इसी प्रकार से जंगल होते हैं, है ना? हमारे पर्यावरण को शुद्ध रखने में हेल्प करते हैं, जी जी बिल्कुल। हमें ऑक्सीजन देते हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और पेड़ पक्षियों के खाने पीने के लिए भी काम आते हैं, फल फूल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो जंगल तो है ही, लेकिन देखो मरुस्थल एरी भाग हम उस पे देख पा रहे हो कि जंगल किस प्रकार से कितनी ज्यादा हम उसको संसाधन का रूप है हमारा, जिसमें हम कई प्रकार के संसाधन को प्राप्त करते हैं। लकड़ी हो गया, फर्नीचर हो गया, खान पीने की वस्तुएं हो गई, और भी अन्य खेती होती हम उसमें करते हैं। लेकिन इसमें जो जीव जंतु वगैरह हैं उनके लिए हम तो लिए बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन बाकी फॉरेस्ट को हम कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, उसको हम डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। देखो हम कहते हैं ये फॉरेस्ट है, क्या बताओ ये फॉरेस्ट है? नहीं, फॉरेस्ट ये है जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से है, वो फॉरेस्ट हम कह सकते हैं। ठीक है, 800 डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं जो अलग अलग पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं, जैसे उष्णकटिबंधीय वन है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। इस तरीके ये बोला जाता है अलग अलग। ठीक है, लेकिन वन्य जीव के, हाँ तो आप देख पा रहे होंगे। खुले वन में तो जानवर भी नहीं रह सकते, वो जानवर भी घने जंगल में ही रह सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बताया कि जानवर को भी घने अपना उसका हमने पारिस्थितिक पढ़ा था ना, जब कल हम पढ़ रहे थे पारिस्थितिक मतलब उनका पारिस्थितिक अगर खराब होगा तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे, उनका सर्वाइव भी तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जल पानी बह रहा है और जिसमें कितना ये मैला हो गया है, इसमें मछलियां रह पाएंगी बताओ? नहीं रह मछली, पाएंगी। हाँ। और जैसे कोई भी जंतु है उसको रहने के लिए उसको आवास चाहिए, उसको खास विशेष प्रकार के मौसम चाहिए, पर्यावरण चाहिए उसको, एक इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं जिसमें वो जीव रह पाएगा। ये देखो ये नवरात्रों में आपने किया होगा, ये देखा होगा आपने ये। ठीक है, तो इस कोई भी चीज आप, ये जड़ें हैं उसकी पेड़ पौधे की, और ये सब आप देख रहे हैं पत्तियां वगैरह, किस प्रकार से ये नवरात्रों में आपने उगाया होगा, उगाया है? ठीक है, इस प्रकार से हम उगाते हैं घरों में। ठीक है, तो आपने ये सब चीज देखी, तो आपने ये भी पढ़ा कि सामाजिक संस्कृति महत्व, आपने शिवानी सोनिया जी ने बताया कि किस प्रकार से इसका इतना महत्वपूर्ण है। वन अपरूपण के कारण भी बताया इन्होंने। ये सब हमने पढ़ा था, किसी को ऐसा तो नहीं कि भूल गए, और वन अपरूपण के कारण हमने पढ़ा था, अलग अलग जनसंख्या विस्फोट, वनों में आग लगना, है ना, ये भी हमने पढ़ा था। वनों में आग एक तो नेचुरल तरीके से भी लगती है, और सघन और कुछ होने के और कारण। एक मनुष्य द्वारा भी। हाँ, मनुष्य द्वारा भी, मनुष्य द्वारा पशुओं की अति चराई करना, पीड़क जीवों का हमला, है ना, कुछ जैसे अभी टिड्डे वाला अभी आपने पढ़ा होगा, टिड्डे सुना है? यस सर। पीड़क जीवों का हमला, पीड़क जीव पत्तियों को खाकर तनों में गड्ढे बनाकर रोगों को फैलाकर वृक्षों को नष्ट कर देते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार के कुछ जीव होते हैं जो क्या करते हैं, पत्तियों को खा लेते हैं, और जो गड्ढे में बना उसपे उसको नुकसान पहुंचा देते हैं पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधों में भी एक बीमारी फैला देते हैं, और वो पेड़ धीरे धीरे अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यस सर। वनों के उसकी अपरूपण सारी के। पत्तियां ही ऐसी हो जाती है, खोखली खोखली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा इकाई 6 जैव विविधता, ये वाला चैप्टर आपने पढ़ा था इसमें, जैव विविधता वाला चैप्टर। यस सर। जैव विविधता के बारे में हमने पढ़ा था, जैव विविधता, मूल्य और सेवाएं। ठीक है, इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, जैव विविधता का परिणाम, जैव विविधता, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी, किस प्रकार से हम इसमें करते हैं। और हम लास्ट में पढ़ रहे थे, काफी स्टूडेंट आ गए हैं, वैसे टाइम भी हमारा क्लास का हो गया है। हमने इसमें ये पढ़ा था कि वनस्पति अध्ययन कब ने प्रस्तावना आज से यहाँ स्टार्ट कर लिया था हमने। वन्य जीवों का अवैध शिकार करना, वाणिज्यिक शिकार करना, ये होता है ना, शिकार करते हैं। ये विविधता, जैव विविधता की हानि के कारण। ठीक है, हमने यथास्थल संरक्षण पढ़ा था हमने, यथास्थल संरक्षण देखा था हमने। उसमें हमने बात करी थी कि जहां जानवर हैं, जंतु हैं, उनको वहीं पर उनको रखा जाए, ये पढ़ा था ना। यस सर। तो इसमें ये था कि हमने भारत में भी कुछ वनों के बारे में निर्माण किया है, वनों का। ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं हम, वनों को संरक्षित संरक्षण। करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था जो विलुप्त हो रही प्रजातियां हैं उनको भी हम क्या करते हैं, बचाते हैं, संरक्षण करते हैं। संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो हमने भारत में अभी, आप कोई घूमे हो किसी उसमें वनों में घूमे हो किसी यस अभी मैं तक घूम। कौन से चिड़ियाघर में?
नहीं, इसे गांव में जो रहता है। हाँ गांव में रहता है। चलो हम भी एक यहाँ पे एक नागरहोल जो है अपना कर्नाटक है, वहाँ पे एक पार्क है, नेशनल पार्क जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कुछ और बहुत सारे वनों को रक्षा किया गया है। तो हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलें? यस सर। चलिए थोड़ा उसको देख लेते हैं। चलिए ये नागर यहाँ पर है, अपना कर्नाटका के अंदर है, मैसूर के पास। ठीक है, आप इसको देख पा रहे होंगे कि वहां पे किस प्रकार से जीव जंतु नेशनल पार्क, कैसे नागरहोल नेशनल पार्क, ये वहां पे घूम के आ रहे हैं हम। ठीक है, किसी और ने भी कुछ कहना है? मैं किसी और को भी म्यूट करता हूँ, एक सेकेंड। कोई और भी ने भी हैंड रेज किया है, रीडिंग के लिए किया है स्टूडेंट ने। ज्योति जी बताएं, श्रेया वर्मा जी बताएं, कुछ कहना चाहते हैं आप? फरहाना जी। सर ये लैंग्वेज भी नागरहोल की है। हाँ जी, कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। सर ये लैंग्वेज भी नागरहोल की है जो यहाँ पे है। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, वो मैं ये पूछ रही थी कि क्या जो पशु जंगल में रहते हैं या फिर जो जंगल के आधार पे रहते हैं, अगर हम अपना वन के मतलब जैसे कि लकड़ी वगैरह काटते हैं, जंगलों को नष्ट करते हैं, तो फिर वो कैसे रहते होंगे? आधे से आज के भारत में तो आधे से ज्यादा जंगल खत्म हो रहे हैं ना। और उस ये भी आधे तो से देखो जंगल। कितने अभी भविष्य में भी और होंगे, क्योंकि हम जनसंख्या विस्फोट, अभी शिवानी ने बताया ना कि लगातार बढ़ते जा रहा है। हम घरों, हम सबको घर चाहिए, हम सबको क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, और तो बड़े सर बड़े। उन पशुओं का क्या होगा? यही और इसीलिए फिर तो पर्यावरणविद जो पढ़ते हैं, पर्यावरणविद इसी चीज की तो चिंता करते हैं। आप जो पर्यावरण पढ़ते हैं उसी चीज की चिंता कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा, ऐसे बैलेंस क्यों नहीं हो रहा, संतुलन, क्योंकि उनका भी जीवन है, वो भी कहाँ जाएंगे। ऐसे तो सिर्फ हमारे हमारे फायदे होंगे, और ऐसे तो सारे पशुओं को नुकसान होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी बात को मानते हैं। और जो पर्यावरण के जो विद्वान होते हैं ना, पर्यावरणविद जिनको हम बोलते हैं, वो इसी विषय में चिंता करते हैं, वो यही चीज सोचते हैं कि कैसे होगा, है ना। ओके। ये हेलो नेशनल सर। पार्क बनाया गया है ताकि यहाँ पे हम घर नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ जानवरों को लिए ही छोड़ देंगे अपना घर, हम इस पे यहाँ का हम कुछ नहीं बनाएंगे, ना स्कूल हेलो सर। कॉलेज हॉस्पिटल कुछ नहीं बनाएंगे। कुछ बोलिए। सर जैसे कि आज तक जो जानवर लुप्त हो रहे हैं थोड़े थोड़े, जैसे कि जी। डायनासोर, ये जो कुछ भी, तो वो भी इसी के कारण हो चुके हैं। नहीं, वो तो कई कारण अभी पढ़ तो लिया हमने, कई सारे कारण थे उसमें, जलवायु परिवर्तन था, बहुत सारी और भी चीजें थी। तो वो सब चीजें थी इसमें, हम एकल हमारा कारण नहीं है कि मानव का जनसंख्या विस्फोट एक कारण नहीं है। मानव की और भी गतिविधियां हैं जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं। हम अपने आप को दोष नहीं दे सकते, और भी परिवर्तन है कुछ प्राकृतिक, आप जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग जिसमें ना वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, और ये सब भी कारण हो सकते हैं। ये वनों के कटने के कारण ही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हाँ जी। और अधिक जनसंख्या के कारण। हाँ नहीं, कई सारे कारण है, वैश्विक तापमान, ग्लेशियर है, धीरे धीरे समय बदलता है। ठीक है, तो चीजें जैसे पृथ्वी भी एक काफी पुरानी हो चुकी है ना, कई हजार साल पुरानी, कितने जैसे अभी मिलियंस तक कितनी। सर हाँ बोलिए। परिस्थिति अनुकूल नहीं होती। हाँ, परिस्थिति का अनुकूल नहीं है तो फिर उनको अधिवास या तो परिवर्तन खुद को करना पड़ेगा, या तो फिर। सर पृथ्वी को तो पेड़ लगाकर ही बचाया जा सकता है बस, जी जी बिल्कुल। और जल का संरक्षण करके। जी जी जी। एक सेकंड, कुछ और भी स्टूडेंट है इसमें बोलना चाहते हैं? प्रीति जी। हाँ जी, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं अंजलि जी? सुनीता जी, आपने कुछ बोलना है? प्रीति जी कुछ बोलना थे आपने? चलिए ठीक है, जो कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ विषय में अपनी बात रखना चाहते हैं, वो बोलें, बाकी लोग म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, आपके जी पास सर। ऑप्शन होगा वहाँ पे म्यूट का, आप म्यूट कर सकते हैं। हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे थे कि हमने क्या क्या पढ़ा था इस विषय में। तो हम देख रहे थे कि वन में जैसे काफी अच्छे अच्छे लोगों ने बताया कि वन में अगर सब कर लेंगे, हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको भी लिए तो जीवन है, वो भी तो इस संसार में थे, है ना। ये सारी चीजें
सोचने विषय करने वाली बात है कि सभी जीवों का, मनुष्य का, सबका जीवन संतुलन होना चाहिए। और इस पारिस्थितिक जो तंत्र के बारे में हमने बात करी थी कि सबका महत्व है, और सिर्फ जंतुओं की बात नहीं, पेड़ पौधों की बात हो रही है। अभी कितने पेड़ पौधे परेशान हो रहे हैं, और वो कहाँ मतलब रहेंगे, उनका भी एक संकट है उनके ऊपर भी। ये आप नेशनल पार्क कौन सा है, ये नाहरहोल है, तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में मैसूर के पास है। ये वहां का आप देख रहे हैं, इसको हमने संरक्षित किया हुआ है। लेकिन ऐसे बचाने इसी नौबत आ गई कि जंगलों को ऐसे पिंजरे में कैद कर कर रखेंगे देखने लायक की, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विषय हमने पढ़ाना था, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन जब हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे जो एग्जाम में आने वाले चीजें हैं वो हम तो बुक से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है जी। आपका ये इग्नू का जो सिलेबस है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। इग्नू का हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है BEVAE 181, तो हम इस विषय को अच्छे से भी हम करेंगे। तो हमने यहाँ ये चीज देख ली किस प्रकार से वनों में को अभी संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम, उनका भी एक अधिकार है और वो भी अपनी फ्री रह सकते थे। हम उससे अब आज आगे का कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं। चलिए हम आगे कुछ पढ़ते हैं। यथास्थल हमने कहा था कि जहाँ है उनको वैसे ही रहने देंगे, तो हम उसको यथास्थल पे आ जाते हैं हम। चलिए आपके सामने यथास्थल संरक्षण का भाग खुला होगा। कल मुझे आप बताएंगे यहाँ से हमने कहाँ से रीड करना है, कोई स्टूडेंट बताएं। यथा बहिस्थल होता है कि बाहर कहीं ले जाके संरक्षण करना, और यथास्थल होता है उसी उक्त स्थान पर संरक्षण करना, ठीक है। जैव विविधता का संरक्षण करना, यहाँ से पढ़ेंगे कोई, ये यहीं से पढ़ना था, ये पढ़ लिया था हमने, बताइए। भारतीय बाघ, इसके बारे में विषय में पढ़ा था, बंधन का प्रजनन। चलिए आप एक काम कीजिए, यहाँ से पढ़िए, मैं स्टूडेंट को बुलाता हूँ। सबने म्यूट कर लिया है क्या जी? हम यहाँ से पढ़ेंगे जो जैव विविधता का संरक्षण। जी मैं बुलाता हूँ समरीन जी। जी जैव विविधता का संरक्षण पढ़ना है आपने। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी सर, पढ़ें। जी। जैव विविधता का संरक्षण के लिए अलग अलग कार्यनीति की जरूरत होती है। ये अधिवास आधारित या प्रजाति आधारित या परिस्थिति तंत्र आधारित हो सकती है। कुछ प्रजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया जाता है, जबकि कुछ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपचार के लिए जरूरत होती है। अधिकांश संरक्षण यथास्थल या बहिस्थल परिस्थितियों में किया जाता है। इस इकाई में हम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे कि इनके बीच क्या अंतर है और प्रयुक्त विधियों तथा तकनीकों की जरूरत लेंगे। प्रजाति आधारित पर परिस्थिति तंत्र आधारित हो सकती हैं। कुछ प्रजातियों को राष्ट्रीय स्तर पर महत्व दिया है, जबकि कुछ को अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर उपचार देने की जरूरत होती है। अधिकांश संरक्षण यथास्थल या बहिस्थल परिस्थितियों में किया जाता है। ये इकाई में हम परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि इनके बीच क्या अंतर है और प्रयुक्त विधि तथा तकनीकों की जरूरत जानकारी लेंगे। हमने प्रोजेक्ट टाइगर जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी वर्णन किया है और बताया है कि इस परियोजना में किसी प्रकार इनकी आबादी को बढ़ाने में मदद मिलती है। कुछ तकनीक जैसे बीज बैंक और उत्तक संवर्धन भी पादपों के संरक्षण में अत्यंत सिद्ध हुए हैं और जो हमारी कई जरूरतें पूरी करते हैं। यथास्थल संरक्षण का अर्थ उसी स्थान पर संरक्षण, यह एक संकटपन पौधे या जंतु प्रजाति को उनके प्राकृतिक अधिवास में सुरक्षा देने की प्रक्रिया है, जिसके लिए ये तो अधिवास की सुरक्षा या सफाई की जाती है या प्रजाति को भक्षकों
में सुरक्षा प्रदान की जाती है। स्थान पर संरक्षण का लाभ यह है कि इसमें आसपास के इलाकों में रहने वाली आबादियों को रखरखाव शामिल होता है, जहां से उन्होंने अपनी खास विशेषताओं का विकास किया है। वन्य जीवन संरक्षण अधिकांश यथास्थल संरक्षण का आधारित होता है। इसमें वन्य जीवन अधिवासों का संरक्षण शामिल होता है, साथ ही लक्षित प्रजातियों की बड़ी संख्या को आरक्षित संख्या में बचा कर रखना ताकि वे बड़ी संख्या में मौजूद रह सके। इनकी आबादी का आकार उत्तरजीविता के लिए अनिवार्य आनुवंशिक विविधता से सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जी, समरीन जी ने यहाँ तक पढ़ा। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या होगा कि हमें किस प्रकार से यथास्थल होता है जहाँ पे वो विकसित हुए हैं, है ना। अगर मान लो मछली को अपने घर पे लाके रखेंगे तो उसको यथास्थल कहेंगे या बहिस्थल कहेंगे। हम उसको वहां पे दाना पानी दे रहे हैं, बढ़िया से उसको रख रहे हैं, है ना, अपने एक्वेरियम बनाया हुआ है सबने, तो वो अच्छा है या मतलब यथास्थल है बहिस्थल है। तो यथास्थल होता है जहाँ थे, जहाँ उनको होना चाहिए था, जहाँ पे उन्होंने विकास किया है, हम उसी स्थान पर देते हैं तो हम बोलते हैं यथास्थल। लेकिन अगर हम बहिस्थल बाहर किसी दूसरी चिड़ियाघर में कहीं शेर को बंद करके हम जैसे करते हैं वो होता है बहिस्थल, ठीक है। तो उसी स्थान पर संरक्षण ये संकटात्मक पौधे या जंतु, है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे हम उनको क्या करते हैं, संकटापन्न पौधे यानी जो बिल्कुल विलुप्त होने के कगार पर है, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं ताकि अपने दूसरी जगह ले जाकर के उसको सुरक्षा देते हैं। अगर मान लो हिरणों को हमने बचाना है, मान लो उदाहरण के लिए, और उनको जंगल में थोड़ी छोड़ देंगे। अगर वैसे ही छोड़ देंगे तो उनको कोई दूसरा बाघ शेर या कोई भी भेड़िया लोमड़ी कुछ खा जाएगी। तो उसको बचाने के लिए उसके वंश को या उनकी प्रकृति, उन चीजों को बचाने के लिए उसको कहीं विशेष जगह पर ले जाके रखते हैं और वहां पर उनको हम सुरक्षा प्रदान करते हैं, बाहर कहीं जू में, चिड़ियाघर में, इस प्रकार से, ताकि या तो सुरक्षा या सफाई की जाती है प्रजाति या भक्षकों को से सुरक्षा प्रदान करना। भक्षक कौन होते हैं? जो शेर, लोमड़ी, गिर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानवरों को खा जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पत्तियों और पेड़ों को भी बचाया जाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, पत्तियां नहीं रहेंगी तो अपने पौधे भी विलुप्त हो जाएंगे। तो ये सारा विषय हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। यथास्थल और बहिस्थल हमने एक ये भी देख लिया आज हमने अपनी क्लास में। हम अपनी क्लास में भी हमने नेशनल पार्क हम घूम के आए थे, एक नेशनल पार्क, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, अगर आप घूमेंगे कहीं पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं। और भी जैसे यहाँ पे तो हमारे जू तो है ही, चिड़ियाघर में, दिल्ली में भी जू है। और नेशनल पार्क और जू में दोनों में अंतर है। नेशनल पार्क यथास्थल है और जू हो सकता है बहिस्थल, कह सकते हैं कि अलग ले जाकर के हमने लोगों को रखा हुआ है छोटे छोटे उसमें। तो जू अलग चीज है और नेशनल पार्क बिल्कुल अलग है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया। समरीन जी ने ये भी पढ़ लिया था ना, यथास्थल क्षेत्र, ये पूरा पढ़ लिया था? नहीं पढ़ा? नहीं सर, ये नहीं पढ़ा। ठीक है समरीन जी, मैं किसी और को बुलाता हूँ, ठीक है। आप म्यूट कर सकते हो। आपने रीड किया, अच्छा किया रीड। और अब मैं देखता हूँ ललिता जी को बुलाता हूँ, ठीक है। यथास्थल संरक्षण जी, गुड मॉर्निंग। यथास्थल संरक्षण को पढ़ना है आपने। ओके सर जी। इस दृष्टिकोण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक अधिवेश में रखा जाता है जो धरती अधिवास, की वेरी जैविक गुड। जी जी बिल्कुल ठीक, मैं मार्क करता रहूंगा, धीरे धीरे पढ़िए। अधिवास में रखा जाता है जो धरती की जैविक विविधता के रख रखाव के लिए सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। इससे प्राकृतिक विकास प्रक्रिया भी जारी रही है और प्रजातियां अपने परिवेश में अनुकूलन जारी रखती हैं, जबकि इसके लिए उत्तम प्रबंधन प्रथाओं की जरूरत होती है और भूमि के नियंत्रण उपयोग से संरक्षण के उद्देश्य की सफलता सुनिश्चित की जाती है। इस प्रकार संरक्षण क्षेत्र यथा स्थल संरक्षण में उनकी अधिवास के संरक्षण को सुनिश्चित करके खास तौर पर खतरे में पड़ी प्रजातियों के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं।
जब एक स्थान को चुना जाता है तो संरक्षण क्षेत्र की बनावट एक अहम भूमिका निभाती है और इसे 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं से पहचाना जाता है: आकार, आकृति और जुड़ाव। यदि संरक्षण क्षेत्र का आकार बड़ा है तो इससे संरक्षण क्षेत्र में निहित प्रजातियों की संख्या बढ़ती है। इसके अधिक गोल आकार से किनारों से होने वाला प्रभाव न्यूनतम होता है, क्योंकि इसकी परिधि किनारा अन्य आकारों की तुलना में क्षेत्र के अंदर अपेक्षाकृत छोटा होता है। स्वाभाविक खंडों के बीच जुड़ाव होने से एक प्रजाति के सदस्य प्रवास करते हैं और आपस में प्रजनन करते हैं। इस संपर्क को कॉरिडोर भी कहते हैं। बफर क्षेत्र एक अन्य महत्वपूर्ण संरक्षण विशेषता है। एक बफर क्षेत्र माध्यमिक रूप से उपयोगी भूमि है, जहां से केंद्रीय आरक्षण स्थान में अशोधित प्राकृतिक अधिवास में बदलाव होता है और जहां किसी मानवीय बाधाओं की अनुमति नहीं है। बफर क्षेत्र मनोवैज्ञानिक और प्रायोगिक दोनों ही कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र के निवासी आरक्षणिक भंडार से कुछ लाभ ले सकते हैं। यथा स्थल संरक्षण, मध्यम मनोरंजन संबंधी वानिकी, खेती और अन्य गतिविधियों की अनुमति द्वारा बफर क्षेत्र से नौकरियों और आय मिलती है तथा इसे केंद्रीय आरक्षित क्षेत्र की प्रजातियों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। जी हाँ, बहुत बढ़िया। अभी आपने ये देखा कि क्या नाम है, ललिता जी एक सेकंड, आपने आगे नहीं पढ़ना, यहाँ देखना है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क, तो ये इस प्रकार से कोड रिजर्व मतलब कि केंद्रीय संरक्षित बनाया गया है। अंदरूनी बफर कॉरिडोर, पर्वतारोहण, सुना आपने पर्वतारोहण, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, शिखर चढ़ाई, और बाहरी बफर। इस प्रकार से अगर हम रिजर्व बना सकते हैं और अंतर क्षेत्र उनको क्षेत्रों को संरक्षित कर सकते हैं। संरक्षित करना मतलब एरिया को रिजर्व करना। ये रिजर्व किसके लिए? पर्वतारोहण के लिए। पर्वत पे चढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो टूरिज्म को फेवरेट मतलब पसंद है, उनको घूमना बहुत पसंद है, तो उनके लिए अब उनके वो भी, लेकिन वो प्रदूषण तो करते हैं ना, पर्वतों पे जाके वो चिप्स के पैकेट या कुछ भी छोड़ते हैं, तो पानी की बोतल वगैरह छोड़, हाँ सर, क्या क्या करते हैं सर पानी की बोतल वगैरह भी छोड़ जाते हैं, डिस्पोजल और वगैरह। हाँ, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि कोई चीज ऐसी प्रदूषित वो छोड़ के जाए, कोई जानवर उसको खा ले, ऐसा भी हो सकता है गलती से, है ना, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो कुछ पॉलीथीन में कुछ पैकेट में बांध करके दे देते हैं और फिर वो छोड़ जाते हैं, खुशबू आती है, वो जानवर समझ नहीं पाते क्योंकि नए नए जानवर होते हैं वो, तो जंगलों में, है ना। यहाँ तो शहरों के अंदर तो डॉग वगैरह, ये कैट बहुत होशियार होती है, उसे पता होता है सब, है ना, लेकिन वहां पे नहीं होता। इस प्रकार से ये चीजें हैं, कॉरिडोर को बनाना, इस प्रकार से चीजें। संरक्षित वनों का हम पढ़ेंगे कि अन्य प्रकार के जो प्रजातियां यथास्थल मतलब जहां पे हैं वहीं पे के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से है। ठीक है ललिता जी, आपने अच्छा पढ़ा, मैं अभी किसी और को बुलाता हूँ, ठीक है। ओके जी बुलाता हूँ मैं, और कौन है यहाँ पे पढ़ने के लिए? शिवानी सोनिया जी तो बिल्कुल एवरग्रीन रेडी रहते हैं, पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सिमरन जी ने पढ़ लिया, इन्होंने पढ़ लिया, ललिता जी ने पढ़ लिया, पुनीता जी, मुस्कान गुप्ता जी, मनीषा जी, स्नेहा जी, ठीक है। कोई नया स्टूडेंट ने हैंड रेज नहीं किया? आप लोगों ने रीड नहीं करना? मुझे स्क्रीन पे जितने मिल रहे हैं सबने रीड कर चुके हैं। नीरज जी ने इसमें नए हैं, नीरज। हाँ जी नीरज जी, आपने ये पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान, सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य जी। अधिकांश राष्ट्रीय पार्क ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अपार प्राकृतिक सुंदरता है और जिन्हें प्राकृतिक दृश्य एवं पौधे तथा जंतुओं के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जिस राष्ट्रीय पार्कों में लोगों को प्राकृतिक दृश्यों तथा वन्य जीव का आनंद उठाने की अनुमति होती है, किंतु अतिथियों के प्रबंधन के लिए कई बार मनोरंजन और संरक्षण के बीच विवाद को कम करने की जरूरत होती है। राष्ट्रीय पार्क अधिकांशतः प्राकृतिक होते हैं और इनमें मानवीय गतिविधियों को बदलाव नहीं किए जाते हैं, किंतु इनमें से
अनेक में इन्हें संरक्षित करने से पहले इन पर मानवीय प्रभाव हो चुके थे, जिन्हें कई बार जारी रखने की अनुमति होती है। मनुष्य पर राष्ट्रीय उद्यान पर कोई हक नहीं होता। प्रथम वन्यजीव अभयारण्य मद्रास के पास वेदांतागल पंछी अभयारण्य था, जो 1878 में स्थापित किया गया था, जिसे पेलिकन, हेरोन तथा अन्य पक्षियों के प्रजनन के लिए वेदांतगल के पारंपरिक तौर पर ग्रामवासियों द्वारा की जाने वाली संरक्षण की गतिविधियों को केवल एक औपचारिक रूप दिया गया। एक ऐसा अभयारण्य और भी है जिसे मैसूर के पास रंगनाथिट्टू में 1942 में बनाया गया था। भारत में 2018 में 103 राष्ट्रीय उद्यान, 563 वन्यजीव अभयारण्य तथा 18 जीव मंडल भंडार है। नीरज जी पढ़ रहे हैं आप, है ना? तो हाँ जी जी, तो आपने कितना अभयारण्य बताया मैसूर के पास? अभी जो हमने नेशनल पार्क जो पढ़ा था ना, तो वो भी मैसूर में ही था। अभी जो हम जहाँ पे हम घूम के आए थे, हमने आपको दिखाया भी था यहाँ पर। 1942 में कुछ बने गए थे। अभी 2018 में हो सकता है, जब तक लिखी गई है हो सकता है, तो वहां पे बताया कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 536 वन्य जीव है, वन्य जीवन अभयारण्य, मंडल है, अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य इतने हैं, और जीव मंडल भंडार इतने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भारत के, ये हम प्रयास कर रहे हैं वन को बचाने के लिए या पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, हमारा प्रयास है। ठीक है, हमारा ये भारत का, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब यहाँ से आगे के लिए मैं किसको बुलाऊंगा रीड करने के लिए? कौन आएंगे? समरीन जी ने तो पढ़ लिया। ज्योति जी है ना? ज्योति जी पढ़ोगे आप? 16,000 जी 16,339। नहीं सर, एक सेकंड जी, एक सेकंड। ये तो इकाई 5 खुली है ना? संरक्षित क्षेत्रों की संरचना, ये हमने पढ़ना है। अन्य प्रकार के क्षेत्र जो प्रजातियों तथा यथास्थित संभव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, वे इस प्रकार से हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, नेशनल पार्क, अभयारण्य। इसके जैसे अभी हमने एक नेशनल पार्क घूम के आए थे, ठीक है, मैसूर वाले से हमने आपको दिखाया था। अगर आपने क्लास पहले से ज्वाइन करी थी तो आपने देखा होगा, और जिन्होंने अगर ये क्लास शुरू से ज्वाइन नहीं करी है, उनके लिए ये है कि वो इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसको बाद में, इस क्लास के बाद में वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, और शुरू से इस क्लास को अच्छे समझ सकते हैं कि हाँ, हमने कौन सा नेशनल पार्क दिखाया था यहाँ पे आपको अधिकांश। हाँ जी, पढ़िए ज्योति जी, पढ़िए। हेलो, हाँ जी, पढ़िए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाघ परियोजना को 1 अप्रैल 1973 में आरंभ किया गया था, जो बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए तथा इसके प्राकृतिक अधिवास की सुरक्षा के लिए बनाई गई एक भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक, आर्थिक सुंदरता, संस्कृति और पारिस्थितिक महत्व के लिए बाघों को आबादी को सुरक्षित रखना और लोगों को लाभ, शिक्षा तथा आनंद के लिए इन प्राकृतिक विरासत के जैविक महत्व वाले क्षेत्रों को सुरक्षित रखना था, संरक्षित रखना था। इस योजना के मुख्य उद्देश्य में शामिल है वन्य जीव प्रबंधन और शुरू किए गए सुरक्षा उपाय। आरंभिक तौर पर यह परियोजना 268 बाघों की संख्या के साथ 16,339 वर्गों की किमी मीटर क्षेत्रफल में आरंभ की गई थी। वर्तमान में 2,967 बाघों की आबादी के साथ 37,761 वर्ग किमी के क्षेत्रफल में 27
आरक्षित बाघ स्थल हैं। यह क्षेत्रफल देशों के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग 1.14% है। आरक्षित वनों को चयन पारिस्थितिक प्रारूपिक वन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व से मार्गदर्शित था, जो देशों में बाघों के वितरण के भौगोलिक विस्तार में फैला था। परियोजना बाघ निश्चित रूप से देश के प्रमुख जीव कुल की संरक्षण है। यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र तथा वन्य जीव को अधिवासों में से कुछ का संग्रहालय भी है। बाघों के आरक्षित स्थान एवं केंद्रीय वक्र कार्यनीति बनाते हैं। केंद्रीय क्षेत्र में किसी प्रकार की जैविक बाधाएं और वाणिज्यिक प्रचालन नहीं किए जाते हैं। जहां लघु वन उपज का संग्रह, चराई, मानवीय बाधों की अनुमति नहीं दी जाती, जबकि बफर क्षेत्र का प्रबंध केंद्रीय संरक्षण इकाई से बचे हुए वन्य जीवों का अधिवास को पूरा और स्थल विशिष्ट प्राकृतिक विकास संबंधी निवेशों को आसपास के गांवों को देकर केंद्रीय क्षेत्र के प्रभाव में राहत देने का दोहर उद्देश्य के साथ बहु उपयोग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। बफर क्षेत्र में फिर किसी प्रकार के स्थानांतरण और वानिकी गैर इमारती वन उपज, NTFP संग्रह और वन्य अधिकारों अनुमति नहीं दी जाती है। वह एवं स्वदेशी समुदाय के लिए एक नियमित तरीके से केंद्रीय इकाई के प्रयासों को पूरकता प्रदान करने के लिए रियायतें दी जाती है। आरक्षित क्षेत्रों के अंदर प्रभावी सुरक्षा और संरक्षण के उपायों से पर्याप्त वर्णनातीय उपलब्धि भी शामिल है। इस परियोजना से सामान्य तौर पर संरक्षण कार्यक्रम में स्थानीय समर्थन भी उपयोगी रहा है। जी, तो ज्योति जी ने भी अच्छा पढ़ा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बंधन में प्रजनन कार्यक्रम। बंधन में प्रजनन कार्यक्रम हाथियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बंधन में प्रजनन के सफल कार्यक्रम से वे हैं जहां हाथियों को अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे, म्यूट कर लीजिए आप। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा कि बंधन में प्रजनन यानी कि चिड़ियाघर में या किसी में प्रजनन करके वो अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं। अगर उनको वो सारे वातावरण इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो कहाँ से वो सब चीज उनको अपने आप को कैसे जीवित रख पाएंगे। तो ये सब चीजें कार्यक्रम जैसे अपने घरों में भी हम करते हैं, अपने जो पशु का हम ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, जैसे गाय का हम अपने घरों में रखते हैं, उनका हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तभी वो अपने प्रजनन को अच्छे से कर पाते हैं। नहीं तो बहुत ज्यादा उनके चांसेस रहते हैं कि वो हेल्थ खराब होने के कारण पशु का मरने के कारण चांसेस भी बहुत ज्यादा अधिक हो जाते हैं, जो हमने अपने घरों में गाय भैंसों के साथ देखा है। ठीक है, इसको कौन रीड करेंगे? कोई और नए स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं अब ये रीडिंग के लिए? नेहा वर्मा जी। जी सर। जी, यहाँ से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आपने पढ़ना बंधन में प्रजनन कार्यक्रम। जी सर। जी, बंधन में प्रजनन कार्यक्रम। बंधन में प्रजनन कार्यक्रम हाथियों के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बंधन में प्रजनन के सफल कार्यक्रम से कुछ वे है जहां हाथियों को अर्ध प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे जंगल की शिवियों में रखा जाता है। दक्षिण भारत के जंगल शिवियों में हाथियों को नियमित रूप से प्रजनन करते हुए देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि वह जंगल से हाथी लाए बिना भी इन हाथियों की आबादी स्थायी बनी रहती है। अधिकांश जंगल शिविरों में हर उम्र के हाथी और हाथिनियों को एक साथ रखा जाता है और इन्हें एक दूसरे से मिलने की अनुमति होती है। उन्हें रात के समय भी जंगल में छोड़ दिया जाता है ताकि वे चारा चर सके। कई बार हाथिनियों
हाथनियाँ जंगली हाथी के साथ भी संगम करती है। मगरमच्छ संरक्षण। पक्षियों और सरीसृपों की चुनी हुई प्रजातियों का बंधन में प्रजनन कार्यक्रम के माध्यम से यथास्थल संरक्षण किया जाता है। भारत सरकार ने 1976 में मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंध की परियोजना आरंभ की और संकटापन्न मगरमच्छ की 3 प्रजातियों को सुरक्षित किया, जो है मीठे पानी का मगरमच्छ, खारे पानी का मगरमच्छ और घड़ियाल। इन तीनों प्रजातियों के हजारों मगरमच्छ इन 16 केंद्रों में पाले जाते हैं और इनमें से अनेकों को जंगल छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य मध्य प्रदेश सहित मगरमच्छ संरक्षण के लिए 11 अभयारण्यों को खास तौर पर इसके लिए सुरक्षित घोषित किया गया है। संकटापन्न सफेद पंख वाले वुड डक, व्हाइट लीगेड वुड डक का भी बंधन में प्रजनन किया जाता है और इन्हें भारत ब्रिटिश सहयोगात्मक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर के सुरक्षित क्षेत्रों में छोड़ा जाता है। बाह्य स्थल संरक्षण। जी यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो अभी नेहा जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये यथास्थल था, जहाँ होते हैं उसको वहीं छोड़ दो। जैसे हाथियों को भी कहाँ छोड़ दो, जंगल में छोड़ दो, फ्री वो अपने हिसाब से चारा कर सकें, वो हाथियों से मिल सकें, हाथी अपने हिसाब से काम जो है प्रजनन भी कर सकें, है ना। इस प्रकार से हम छोड़ देते हैं, तो इसे बोलते हैं बंधन में प्रजनन। और मगरमच्छ को भी संरक्षण करना है। मगरमच्छ भी 3 प्रकार के बताए गए थे, खारे पानी में और दूसरी नदियों में, और घड़ियाल वगैरह हो गए, ठीक है। मीठे पानी के मगरमच्छ, खारे पानी के घड़ियाल वगैरह। इस प्रकार से भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है, यहाँ हमने पढ़ा था, किसने, हेमंत ने पढ़ा था, हेमंत नहीं, किसने पढ़ा था ये चीज, 18 जीव मंडल भंडार हैं, ये किसने पढ़ा था, हेमंत ने? नहीं, कोई नया स्टूडेंट था, नीरज, शायद नीरज ने पढ़ा था ये, है ना। इसमें अगर नीरज है तो उसमें नीरज है, अभी यहाँ पर नहीं है। चलिए, तो उन्होंने ये पढ़ा था कि 18 हमारे क्या है, भारत में जैव मंडल भंडारों की संख्या कितनी है, 18 है। संरक्षित क्षेत्रों में बफर जोन की महत्ता को वर्णन करना है, ये है। अभी नेहा जी मैं किसी और को बुलाता हूँ, ठीक है। बहिस्थल, आपने यथास्थल पढ़ा, अब मैं बहिस्थल के लिए किसी को बुलाता हूँ, वो यहाँ से इसको पढ़ेंगे जी। स्नेहा जी बहिस्थल पढ़ना है आपने। सर म्यूट कर दे। हाँ पढ़िए। हाँ आप नेहा जी आप म्यूट कर सकते हैं। नेहा जी पढ़ रहे हो ना, स्नेहा जी पढ़ेंगे अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहिस्थल संरक्षण में कुछ सबसे पुरानी और सर्वोत्तम विधियां शामिल हैं जो मनुष्य को ज्ञात है। इनमें कुछ नई कई बार विवादास्पद प्रयोगशाला विधियां भी शामिल हैं। बहिस्थल संरक्षण में जंतुओं के संरक्षण की कुछ सीमाएं हैं। इसमें अनुकूलन की समस्या, आपस में प्रजनन द्वारा आनुवांशिक विविधता का हनन और छोटे स्थानों में इनकी अधिक संख्या, अधिशेष जंतु तत्व और निधि की निरंतरता शामिल है। बंधन में रखी गई आबादी पर अनुसंधान से प्रजातियों के बुनियादी जीव विज्ञान पर अंतर्दृष्टि मिल सकती है और नई संरक्षण कार्य नीतियों का सुझाव दिया जा सकता है। हालांकि वैश्विक संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य और उत्पादक जंतुओं और पौधों की जरूरत होती है, जिन्हें समाज के भोजन सामग्री, आर्थिक और सौंदर्य संबंधी जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। वनस्पतिक उद्यान। आज दुनिया में 1500 वनस्पतिक उद्यान, बोटनिकल गार्डन, अर्बोरेटा और राष्ट्रीय पादप संग्रह हैं, जहां प्रकृति से परे अनेक प्रकार के पादपों की विविधता का रखरखाव किया गया है।
इसे आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है, जो इनके संरक्षण, शिक्षा और विकास के लिए एक संभावित संसाधन केंद्र सर आगे केंद्र है। यदि इन अधिकांश संस्थानों की मूल संरचना और तकनीकी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाता तो इससे दुनिया के अधिकांश संकटापन्न पौधों की प्रजातियों का बहिस्थल संरक्षण किया जा सकता। पहले से ही वनस्पति उद्यानों और आर्बोरेटा में अनुमानतः 12,000 से 15,000 के बीच संकटापन्न प्रजातियों के संवर्धन किया जा रहा है। प्राणी पार्क। आधुनिक समय में प्राणी पार्क बनाने के पीछे बुनियादी विचारधारा जीवन के पारिस्थितिक संतुलन तथा पर्यावरण की समझ बनाना है, जिसमें लोगों और जीवित धरती के बीच संबंध को मजबूत बनाया जाता है। ये प्राणी उद्यान अब केवल मनोरंजन के स्थान नहीं है, अब ये बहिस्थल, वन्य जीवन संरक्षण और पर्यावरण की शिक्षा के केंद्र हैं। आधुनिक चिड़ियाघरों का इतिहास लगभग 200 साल पहले शुरू हुआ, जब पहला सार्वजनिक चिड़ियाघर बनाया गया। तब से दुनिया के हर हिस्से में बहुत बड़ा विविधता के साथ अपने अपने प्राणी पार्क विकसित किए गए, जैसे एक्वेरिया, बर्ड पार्क, निजी चिड़ियाघर और सफारी पार्क। विश्व चिड़ियाघर संरक्षण कार्यनीति में निष्कर्ष निकाला गया है कि चिड़ियाघर का विकास वन्य जीवन के संरक्षण में सहायता के लिए जारी रहना चाहिए। वन्य जीवन की ऐसी अनेक प्रजातियां हैं जो आज लुप्त हो गई हैं, सिवाय उनके जिन्हें चिड़ियाघरों और जंतुओं के आरक्षित स्थानों द्वारा बचाकर रखा गया है। चिड़ियाघर जी स्नेहा जी, ठीक है, आपने यहाँ तक पढ़ा। हाँ जी, तो ये समझ में आया होगा सबको, ठीक है। एक सेकंड। तो ये प्राणी पार्क काफी कुछ हमने पढ़ लिया है, हमने समझने वाली है। वनस्पतिक उद्यान मतलब कि बोटेनिकल गार्डन भी आपने पढ़ा होगा, जनकपुर में भी मतलब छोटे छोटे पौधों को भी हम कभी म्यूजियम हो सकता है तो उसको हम बोटेनिकल गार्डन बोलते हैं, जिसमें हम जैसे अभी मुगल गार्डन में आप गए होंगे या कहीं और गार्डन गए होंगे जहाँ बहुत सारे गुलाबों को, सुंदरवन गए होंगे आप, कोई गए हैं सुंदरवन? नहीं सुंदरवन नहीं, कौन सा पार्क है यहाँ पर, एक जू के आसपास पार्क है ना, यहाँ पे बहुत सारे पौधों हैं उगाए गए हैं इस प्रकार से कि सारे फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फूलों के वहां पे बाग हैं। सुंदरवन है शायद, हाँ सुंदरवन है, सुंदरवन, हाँ ठीक है। ये पास में चिड़ियाघर के पास में ही है वो प्राणी पार्क है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं चिड़ियाघर की तरह। बंधक स्थिति में प्रजनन, भ्रूण भंडारण से, ठीक है। तो यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास यहीं हम स्टॉप करते हैं, बाकी की क्लास को हम कल करेंगे, ठीक है। आपने कोई भी इस क्लास के रिगार्डिंग कोई भी कमेंट करना है, आप बिल्कुल इसमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये क्लास को आप देख भी सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। जो क्लास मिस कर जाते हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये क्लास है, उसको आप जितना चाहे देख सकते हैं, और फिर आगे हमें नेक्स्ट क्लास में हमारे को बता सकते हैं कैसे हम क्लास करा रहे हैं, ठीक है जी।